न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन इस लेक्चर का टॉपिक है और लेक्चर लंबा होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेटेरोलिसिस के कॉन्सेप्ट को समझा था। सो अल्काइल हैलाइड इस चैप्टर का नाम है, या फिर हम हेलो एल्केन कहेंगे। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है, ये जो ग्रुप है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये हॉर्स पावर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या कहेंगे वर्क हॉर्स, क्योंकि ये जो अल्काइल हैलाइड है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मतलब अगर दो चार कंपाउंड को ले ले जहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेसिस कर सकते हैं, उसमें से अपना एक रोल रखता है। तो अल्काइल हैलाइड को समझेंगे हम लोग। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको निकल के पूरा एक्सप्लिसिटली निकल के बाहर आएगा। फंक्शनल ग्रुप समझने में आपको यहां से मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्काइल हैलाइड में, और अलग अलग कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज से कैसे इंपैक्ट आता है, मतलब किस हिसाब से फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझना है। फंक्शनल ग्रुप द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये क्या होगा, या तो कोई एटम होगा या फिर क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम होगा। ध्यान से समझना, ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि कंपाउंड में लगा होगा, ठीक है, जो कि डिफाइन करेगा, क्या करेगा, डिफाइन स्ट्रक्चर। ये ग्रुप ऑफ एटम है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड है, जिस कंपाउंड में लगा होगा उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा ऑफ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड एट द सेम टाइम, अगर उसी टाइम में देखेंगे, स्ट्रक्चर को तो डिफाइन करेगा ही करेगा, साथ में ये डिफाइन करेगा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी। तो एक ऐसा ग्रुप जो डिसाइड करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें जो केमिस्ट्री होगा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का होगा, ठीक है। और इसमें मेजर पार्ट जो होगा केमिस्ट्री, वो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही डिसाइड रहता है। तो आप आगे आने वाले क्लासेस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के फंक्शन को देखेंगे, किस तरह से वो जो कंपाउंड है उसको इंपैक्ट डालता है। तो जो भी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर या उसके प्रॉपर्टीज को जो इंपैक्ट डालेगा वो फंक्शनल ग्रुप में, एक कंपाउंड में एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। सपोज कि कोई कंपाउंड है, उसमें अल्काइल हैलाइड है सपोज, या और अल्कोहल का ग्रुप, दो ग्रुप है, तो ये डिपेंड करेगा, रिएक्शन मिक्सचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रोल में आएगा, किस तरह से इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी एक फंक्शनल ग्रुप इंपैक्ट करेगा। अगर रिएक्शन मीडियम हमारे पास आयनिक है या फिर गैसियस फेज है, तो किस तरह से एक दूसरे के इंपैक्ट को ये अफेक्ट करेगा। तो ये चीज हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, राइट। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। किसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो क्लासिफिकेशन में देखते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर हम कहते हैं, तो कार्बन जो होगा, देखिए ये हमारा R है, R दैट इज अल्काइल हैलाइड। सो CH, R अल्काइल ग्रुप होगा, CH, एंड यहां पे एक हेलोजन जुड़ा होगा, जहां X क्या होगा, हेलोजन होगा। और इसे जब हेलोजन जुड़ा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और ये अल्काइल हैलाइड जो है क्या हो सकता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, और टर्शियरी हो सकता है। तो कौन सा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी होगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड टर्शियरी होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर जो हेलोजन ग्रुप है, सपोज दिस इज R, दिस इज C एंड H, और हेलोजन ग्रुप सिर्फ एक के साथ जो हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे अगर दो हाइड्रोजन है, मतलब कि हेलोजन ग्रुप के साथ जो कार्बन है, वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा हो। ध्यान से देखेंगे कि अगर R की जगह हम CH3 ले लेते हैं, ठीक है, तो C यहां पे H है, यहां पे H है, और ये हमारा हेलोजन ग्रुप सपोज Cl ले लेते हैं, ठीक है। तो Cl के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अगर जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे।
अगर जिस कार्बन से जिसका हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन अगर टू अदर कार्बन के साथ जुड़ा हो जाए, एज फॉर एग्जांपल सपोज कि R, ओके, यहां पे सर ले लेते, अगर ये CH3 है और ये C है, इससे हमारा हेलोजन ग्रुप है, और इस हेलोजन ग्रुप से ये कार्बन जुड़ा हुआ, इसके साथ एक और कोई कार्बन जुड़ा हो, तो ये हमारा, और एक हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। अगर हेलोजन ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हो वो तीन अलग मतलब खुद को छोड़ के तीन अलग कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसे हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और थोड़ा सा इसको रिवर्सली इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, अगर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, अगर कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड करता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन या टर्शियरी कार्बन पे। नाउ नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को दो तरह से नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। एक होता है ट्रिवियल नेम, ठीक है, ट्रिवियल नेम, ओके, और एक होता है IUPAC नेम। तो जनरली ट्रिवियल नेम भी बहुत ज्यादा चलता है, कॉमन नेम जिसको कह लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है, जिसमें जनरली नॉर्मल होता है या फिर आइसो होता है या फिर नियो होता है, ठीक है, टर्ट होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल की बात करते हैं। अगर नॉर्मल अल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहां पे वेट ए मिनट, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। सो अल्काइल हैलाइड कौन कौन सा हो सकता है, ध्यान से समझेंगे, देखिए धीरे धीरे समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहला है नॉर्मल, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, नॉर्मल, और इसको हम एन से कहते हैं। दूसरा होता है आइसो, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा टर्ट। ध्यान समझेंगे, अगर कोई कंपाउंड है CH3 CH2 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 एक चेन में है और लास्ट में अगर हमारा क्या जुड़ा हुआ है Cl, तो ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। चेन के लास्ट में अगर हमारा जुड़ा है कोई हेलोजन तो ये हमारा नॉर्मल अल्काइल हैलाइड होगा। आइसो की बात करते हैं तो सपोज C यहां पे Cl है, यहां पे H3 है और यहां पे H3 है और ये हमने H किया, ठीक है, CH, तो ये हमारा आइसो कहलाएगा। अभी आइसो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। सपोज C और यहां पे C, ओके, CH3 और CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH नहीं, यहाँ पे CH3 यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे CH2 लगा के Cl कर लेते, ठीक है, और ये H, ओके, और दिस इज CH3। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ओके, और इसको क्या कहेंगे, देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। अब ये आइसो का मतलब क्या है, देखिए जो कार्बन है हमारा, ठीक है, अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और 2 CH ग्रुप CH3 ग्रुप जुड़ा हो इस तरह से, इसके बाद जुड़ने के बाद अगर आगे कोई भी अगर हमारा CH2Cl है, मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हो तो ये आइसो कहलाएगा। टोटल कॉमन नेम में सारे जो एटम होंगे उस एटम का नाम आएगा और ये आइसो कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया यहां से। सो ये आइसो हो गया। यहां पे भी देखेंगे तो CH के साथ 2 है CH3, तो ये मतलब चेन के सेकेंड पोर्शन पे जो चेन होगा उसके सेकेंड पोजीशन पे एक और कार्बन होगा इस तरह से, तो इसको आइसो कहेंगे, ठीक है। टर्ट पेंटाइल में क्या होता है, ये आइसो हो गया। टर्ट की बात करते हैं तो CH3 मतलब टर्सरी कार्बन, ये हमारा CH3 हो गया, ये टर्ट कहलाएगा, और इस पे अगर Cl है तो ये टर्ट
4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो कि जनरली यूज होता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम से हम एक सिस्टमैटिक तरह से कंपाउंड का नाम लिख पाते हैं। तो बेसिक जो है रूट वर्ड जैसे एथ, मेथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट 1 2 3 4 के लिए, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ठीक है, डेक ये 1 2 3 4 के लिए है। उसके बाद रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स होता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होता है, इन सभी चीजों का रूल है। तो बेसिकली फर्स्ट रूल क्या है कि पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को काउंट करना है। उसके बाद ये हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में ब्रांचिंग है या नहीं है, लोकेंट को डालना है और ब्रांचिंग इस तरह से करना है कि सबसे कम लोकेंट का सम जो देगा वही हमारा ब्रांचिंग में आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, राइट। तो एक दो कंपाउंड को लिख के देखते हैं। एक कंपाउंड है CH3 CH2, ठीक है, CH कितना है, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 CH3, ओके। और साथ में है यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl है, ये CH3 है और ये Cl है। सबसे पहले क्या करना है कि हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को देखना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन हो गया, चाहे ऐसे लें या ऐसे लें। इसके बाद हमें क्या करना है, लोकेंट फाइंड करना है, कहां कहां पे लोकेंट है जो ब्रांच होगा। तो एक यहां पे है और एक यहां पे, 2 है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, एक तो इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर एक 1 2 3 4 5। अगर हम लोग इस तरह से नंबरिंग करते तो लोकेंट किस पे है, 2 पे, और क्लोराइड कितना है, 3 पे। 3 2 कितना हो गया, 5। अगर इस तरफ से लोकेट करते हैं तो क्लोराइड कितना पे है, 3 पे, और मिथाइल ग्रुप कितना पे है, 2 पे, 3, और ये हो गया 4, तो ये कितना हो गया, 7। तो सम ऑफ लोकेंट क्या है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि जिसका सम ऑफ लोकेंट कम होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। सो नंबरिंग के लिए यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, पेंट। किसका डेरिवेटिव है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, एल्केन से बना है, तो एल्केन में ANE। अब 2 ग्रुप है यहाँ पे, एक है मिथाइल और एक है क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल और क्लोराइड। सो प्रेफरेंस ले लेंगे हम, क्लोराइड का लेते हैं। सो क्लोराइड के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 पे 1 2 3, तो कितने पे है हमारा, 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो है। सो वी कैन राइट है 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से नाम हम लोग लिखेंगे। एक्सरसाइज में जब कभी भी एक्सरसाइज आएगा तो वहां पे हम बहुत सारे कंपाउंड के नाम को लिखेंगे और समझेंगे। तो रूल समझ में आ गया क्या है रूल। और रूल जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा, तो उसमें पहले तो सब ग्रुप के प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे। अगर कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक ग्रुप है तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन लेंगे। तो बहुत सारे रूल्स आएंगे धीरे धीरे, तो उन सभी को हर एक बार हम लोग जब भी फंक्शनल ग्रुप, कोई नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो जब उसको स्टडी करेंगे तो पहले ही हम लोग उस रूल को डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पे प्रॉब्लम 8.1। बेसिकली मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो मॉर्गन बॉयड है, जो कि IIT JEE या नीट के लिए गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग या तो खरीद सकते हैं, नहीं तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज सब कुछ समझ में आ रहा है। बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आप पेशेंस रखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लेंगे, एक एक चीज सीख लेंगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें, जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बारीकी से समझ में आ जाए, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, लेबल एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोपेंटेन। तो ये क्लोरोपेंटेन में क्या कह रहा है कि पहले तो आप सारे आइसोमर लिखो, ठीक है, और आइसोमर लिखने के बाद आपको कह रहा है कि इसमें कौन सा जो आइसोमर है प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा, कौन सा टर्शियरी होगा। तो देखिए, आइसोमेरिक किसका करना है, क्लोरोपेंटेन का। पेंटेन में कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन ले लिखूंगा, सारा इलेबोरेट करके नहीं लिखूंगा। और वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जो आइसोमेरिक कार्बन है, जहां पे हमारा
क्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को डिसाइड करेंगे। सो पहला हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, आइसोमेरिक। और क्लोरीन ग्रुप, जो क्लोरीन ग्रुप लिखते हैं इसको कलर से चेंज कर लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर क्लोरीन कहां जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरीन। तो एक कंपाउंड तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल पेंटेन होगा, ठीक है। दूसरा हमारा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, सेकेंड नंबर पे हमारा क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ओके। तो ये दूसरा आइसोमर हो गया। अगर हम थर्ड देखें, सो 1 2 3 4 5, यहां पे हमारा थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा क्या, एक क्लोरीन। अगर यहां पे लगाएंगे तो फिर यही पोजीशन आ जाएगा। तो 3 तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। सो वी हैव नाउ सी 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 सी, यहां पे अगर हम लगा सकते हैं क्लोरीन को, दैट इज Cl को, तो एक आइसोमर यहां बन जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, एक आइसोमर ये बन जाएगा, ओके। फिर से अगर देखें 1 2 3 4 5, और अगर क्लोरीन के ग्रुप को लगाना होगा तो हम लोग यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। Cl, वेट ए मिनट, यहां पे ये तो सेम आ गया, यही वाला आ गया। सो वी कैन राइट हियर दिस इज आइसोमेरिक में, यहां पे ये तो सेम आ गया, तो इसको क्या करना होगा, लीनियर चेन में तो हो गया, लीनियर चेन के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, दैट इज वी कैन राइट हियर Cl हियर, और देखिए इस तरह से कर सकते हैं। सो Cl हम लोगों ने यहां डाला, ओके, और कार्बन यहां डाला, ओके। सो Cl यहां डालते हैं और कार्बन यहां पे डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो और आइसोमेरिक कंपाउंड आ गया। और भी हमारे पास आ सकता है, सपोज कि वेट ए मिनट, यहां से सी 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 सी, ओके। सो वी कैन राइट हियर दिस इज Cl, दिस इज कार्बन, ये भी आइसोमेरिक बन जाएगा। क्योंकि देखिए कंपाउंड अलग अलग है, जैसे ही नाम हम लिखेंगे कंपाउंड आपको अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है 1 2 3 4, यहाँ पे C कार्बन ले सकते हैं, यहाँ पे Cl ले सकते हैं। क्लियर, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये सारे आ गए। और भी बन सकता है यहाँ पे हमारा कि C C C C, ओके, C और किसी पॉइंट पे Cl, ये हो गया। तो ये सब हमारे क्या आ गया, आइसोमेरिक क्लोरो, एक मिनट में देखूं वीडियो चल रहा है कि नहीं, आइसोमेरिक क्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पे हमें ये बताना है कि कौन सा प्राइमरी। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, सो दिस इज प्राइमरी। ये देखें तो ये दो कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से और इस वाले से, सो दिस इज सेकेंडरी। अगर इसकी बात करें तो ये भी दो कार्बन से, इस वाले से जुड़ा हुआ, दिस इज अगेन सेकेंडरी। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा हो गया सेकेंडरी, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये कार्बन, ये जो कार्बन है किससे जुड़ा है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो ये हो गया सेकेंडरी। अगर यहाँ पे देखें ये जो कार्बन है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज प्राइमरी 1 डिग्री। तो लेवल हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बो अल्काइल हैलाइड का कर लिया, किसमें, आइसोमेरिक क्लोरोपेंटेन में। तो इस क्वेश्चन से दो चीज क्लियर हो गया, हाउ टू राइट, कैसे हम लोग आइसोमेरिक अगर लिख सकते हैं प्रैक्टिस करके, किस तरह से हम लोग आइसोमेरिक कंपाउंड लिख सकते हैं क्लोरोपेंटेन का। दूसरा कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है, राइट। आगे चलते हैं, आगे है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम देखें तो अल्काइल हैलाइड में क्या है ग्रुप, क्लोरीन होगा R के साथ, सपोज CH3, और अल्कीन अगर हम देखें तो CH4, इसी में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके
एक अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। नाउ जो अल्काइल ग्रुप है या तो वो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या फ्लोरीन होगा या आयोडीन होगा, ये बल्कि ग्रुप है, बड़ा सा साइज है, इसका मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा। तो चूंकि मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा तो इसके कारण इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अधिक है करस्पॉन्डिंग अल्केन का। मॉलिक्यूलर वेट क्यों अधिक है? क्योंकि एक हाइड्रोजन जिसका वेट 1 है वो एक क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस हुआ है, अगर क्लोरीन की बात करें, और क्लोरीन का कितना होता है वेट, 35.7, तो अधिक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी समझ में आ रहा है ये चीज कि मॉलिक्यूलर वेट करस्पॉन्डिंग अल्केन से अधिक है तो अल्केन से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। अगर कोई अल्काइल ग्रुप है, सपोज एक अल्काइल ग्रुप है, सपोज CH3CH3C, ये अल्काइल ग्रुप है, और यहां पे फ्लोरीन लगा या फिर यहां पे हमारा क्या लगा, ब्रोमीन लगा, क्लोरीन लगा, अगर फिर यहां पे हमारा क्या लगा, ब्रोमीन लगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो जैसे जैसे हैलो ग्रुप बढ़ेगा, जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका मॉलिक्यूलर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर अलग अलग अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो अलग अलग अल्काइल और सेम हमारे पास अल्काइल ग्रुप है और हैलाइड अलग अलग है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट और क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो ऑर्डर अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट का तो CH3F, इसका बॉइलिंग पॉइंट CH3Cl से कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट CH3Br से कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट CH3 आयोडाइड से कम होगा। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड वाले केस में होगा और सबसे कम फ्लोराइड वाले केस में होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अगर एक हेलोजन गिवन है और कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाते हैं, सपोज कि अगर हम कहें कि CH3Cl ये अल्काइल हैलाइड है और CH3CH2Cl है ये अल्काइल हैलाइड है, सेम है, कार्बन चेन बढ़ गया। तो अगर कार्बन चेन बढ़ता है तो एक तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। दूसरा कि अगर कार्बन चेन में कार्बन बढ़ता है तो बॉन्ड सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक CH2 ग्रुप ज्यादा आ गया। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट इज वॉल्टर वॉल फोर्स जो होगा इंट्रैक्शन का, वो इंट्रैक्शन का वॉल्टर वॉल फोर्स बढ़ जाएगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर एक कार्बन बढ़ता है तो लगभग 20 से 30 डिग्री हर एक कार्बन के लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर हम छोटे अल्काइल हैलाइड की बात करें, जैसे सपोज एक कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, तो ये हमारा गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, लेकिन गैसियस इसमें होता है, क्या कहते हैं, हाँ गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट इसका बढ़ता है, जैसे अगर हम बात करें कार्बन चेन के हिसाब से 6, 7 कार्बन, 8 कार्बन, तो ये फिर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये पैराफिन के हिसाब से सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। राइट, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन अगर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। साथ में अगर सेम हमारे पास है, सपोज कि हमने ये लिखा, ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड ये है, ठीक है, और एक अल्काइल हैलाइड कौन सा ले लें, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, और एक अल्काइल हैलाइड ये ले लेते हैं। इसमें देखिए ध्यान से कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा तीनों अल्काइल हैलाइड का सेम होगा, ठीक है, लेकिन इसमें लीनियर चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग में है और इसमें एक 2 3 ब्रांचिंग में। कहने का मतलब ये है कि अगर लीनियर में अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल में एटम का तो सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा अगर होगा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए क्या? उस वंडर वॉल फोर्स के अगेंस्ट, मतलब मॉलिक्यूल को हटाने के लिए। लेकिन अगर ब्रांचिंग बढ़ता है तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल है स्फेरिकल होता चला जाएगा। और मैथमेटिक्स में ये कहा गया है और ये प्रूफ किया जा चुका है कि जो सरफेस एरिया है किसी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम स्फेरिकल केस में होता है। यही कारण है कि जो ओस की बूंदे या बारिश की बूंदे जो होती है, जो गिरती है, वो सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम सरफेस एरिया
को एक्वायर करते हुए गोल शेप में हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग लगा सकते हैं कि जैसे जैसे एज देयर इज इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा, अगर ब्रांचिंग अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ में अगर ये देखें कि अगर अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो चीज और आता है इसमें, वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ आता है। एक आता है हमारा सॉल्युबिलिटी, क्या आता है, सॉल्युबिलिटी, ओके, और एक आएगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड में, एक तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो पोलैरिटी, ठीक है, मतलब दोनों चीज सेम है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, इसके बाद और भी हम बात करेंगे डायपोल मूवमेंट का। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो जनरली लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, मतलब सॉरी, पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड ही क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और नॉन पोलर कंपाउंड में नॉन पोलर कंपाउंड ही सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हम बात करें पोलैरिटी का, तो अल्काइल हैलाइड CH3 और ये हमारा X है, X इज हैलोजन ग्रुप। यहां पे ये जो CH3 है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके। अब ये जो अल्काइल हैलाइड है और ये जो कार्बन है, तो अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है। जैसे अगर क्लोरीन की बात करें तो इसकी 3.0, इसका 2.1 के लगभग में होता है। अगर क्लोरीन के केस में, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो 4.0 होता है। इसी तरह ब्रोमीन का 2.8 के लगभग में होता है। एग्जैक्ट डेटा आप देख सकते हैं बुक में। तो इस पोलैरिटी के कारण ये जो सिंगल बॉन्ड है, जो कि हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये पोलराइज हो जाता है, जिसके कारण X पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और CH3 पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाता है। तो पोलैरिटी डेवलप होता है तो इसके कारण थोड़ा सा सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये पोलैरिटी का स्ट्रेंथ जो है बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये पानी में क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है, तो ये पानी में घुल जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन CH3 और अगर Cl है और वाटर अगर हम ले लें तो यहाँ पे ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, कि हाँ ये जो है HF, यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन है, सो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा जो कि हाइड्रोजन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर में। इसका एक रीजन है, ठीक है। और जनरली ये जो सॉल्युबल होगा जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, जिसका पोलैरिटी कम होगा। तो अल्काइल हैलाइड जनरली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, जिसका जनरली सॉल्युबल होता है बेंजीन में, जनरली सॉल्युबल होगा टॉलिन में। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आएंगे नॉन पोलर, क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होगा। जब रिएक्शन हम लोग करेंगे तो रिएक्शन मीडियम भी यही नॉन पोलर लेना होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि जो सॉल्युबिलिटी है लाइक डिसॉल्व लाइक नॉन पोलर है, ठीक है। सो आइडो, ब्रोमो एंड पॉलीक्लोरो कंपाउंड आर मोर डेंस देन वाटर। क्यों होगा वाटर से ज्यादा, तो आइडो वाला है ग्रुप या ब्रोमो वाला है या पोली, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास आयोडीन है ग्रुप जो कि लार्ज एंड बल्की है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, या दो चार अगर क्लोरीन है तो बहुत ज्यादा भारी होगा। क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक है और भारी होने के कारण इसका वॉल्यूम एज कंपेयर उतना अधिक नहीं होगा, इसके कारण डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। सो जनरली ये हम देखते हैं कि अल्केन और अल्काइल हैलाइड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, लो पोलैरिटी होता है, ठीक है। जनरली वो वीक वंडर वॉल फोर्स से क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के द्वारा क्या होता है, जुड़े होते हैं, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होता है। जनरली रिलेटिवली इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। दोनों की बात कर रहे हैं, किसकी बात, एल्केन की और अल्काइल हैलाइड का। और जनरली ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था किसका,
अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया क्या चीज, टाइप आईयूपीएसी नेम को डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि किस तरह से अल्काइल हाइड्राइड को कौन कौन से रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है। एक लेक्चर में ये होगा। दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रिएक्शन है अल्काइल हाइड्राइड का डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिस्कस है, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका जो है नोटिफिकेशन, अगर आप बेल आइकन बटन को पुश कर देते हैं तो आपके पास पहुंच जाएगा, वीडियो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।